आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है भू संसाधन तथा कृषि। एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 12 की भूगोल की भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसका 5वां पार्ट। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसके अंत में कुछ प्रश्न जो पाठ के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो इस पाठ में आए हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आपको इम्तिहान में ज़रूर फ़ायदा होगा। अंत में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके ज्ञान को भी बढ़ाएंगे और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा शुरू करते हैं भू संसाधन तथा कृषि। इस पाठ में जो आप अध्ययन करेंगे उसमें पहला भूमि उपयोग वर्गीकरण, दूसरा है वनों के अधीन क्षेत्र, जो भूमि के वर्गीकरण है उसमें कौन कौन से वर्गीकरण हैं। अगला वर्गीकरण है बंजर और व्यर्थ भूमि। नेक्स्ट है बंजर और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, फिर है बंजर और व्यर्थ भूमि। अगला वर्गीकरण है स्थायी चारागाह क्षेत्र। नेक्स्ट है विविध तरु फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। नेक्स्ट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, निबल बोया गया क्षेत्र। भारत में भूमि उपयोग पर्यटन इस वर्गीकरण के बाद आएगा, भारत में भूमि उपयोग पर्यटन। और नेक्स्ट चीज आएगी साझा संपत्ति संसाधन कहते किसे हैं। और स्लाइड के अंत में जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो इस पाठ के लिए और आपके इम्तिहान के दृष्टिकोण से इस पाठ में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं भू संसाधन तथा कृषि। आपने आसपास अपने भूमि के अनेक उपयोग देखे होंगे। कुछ पर वृक्ष हैं, कुछ पर नदियां हैं, अलग अलग प्रकार के ज़मीन के उपयोग किए गए हैं। कहीं पेड़ हैं, कहीं नदियां हैं। इस चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, कहीं लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं, कहीं मकान दिखाई दे रहे हैं, कहीं आपको खेल का मैदान जैसा दिखाई दे रहा है, कहीं पेड़ हैं, कहीं नदियां हैं। तो ज़मीन के अलग अलग प्रकार के उपयोग हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोगी है। जो अलग अलग ज़मीनें हैं उनमें अलग अलग प्रकार से व्यक्तियों ने उसका उपयोग किया है। मनुष्य भूमि को उत्पादन करने के लिए या तो उसमें उत्पादन करता है, खेती वेती करता है या कोई और कार्य करता है, रहने के लिए इस्तेमाल करता है भूमि को, और विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यों हेतु, मनोरंजन कार्य, अम्यूजमेंट पार्क बना दिया, कहीं पिक्चर हॉल बना दिया या कुछ इसी प्रकार की कुछ और चीज़ हो सकती है, उसके लिए संसाधन के रूप में उपयोग करता है भूमि का। कहने का मतलब यह है कि भूमि का उपयोग मनुष्य विविध प्रकार से कर रहा है, अलग अलग प्रकार से कर रहा है। भूमि उपयोग वर्गीकरण, भूमि का उपयोग है उसको वर्गीकरण करने का काम है किसके पास? भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। जो हमारे देश में भू राजस्व विभाग है उसका काम है जमीन का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है उसका अभिलेखी रख रखाव का कार्य भू राजस्व विभाग का है। भारत के प्रशासकीय कार्यों के क्षेत्रों की अगर सही जानकारी देने का कार्य करता है तो वह दायित्व है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। जो आपने देखा होगा देश का नक्शा बना हुआ है, राज्यों के नक्शे बने हुए हैं, उसको बनाने का काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। हमारे देश के नक्शे या किसी भी देश के नक्शे जो हमारे देश में इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी राज्य के नक्शे, वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए गए हैं। राजस्व विभाग का काम भू उपयोग का जो वर्गीकरण है वो करना है। भू उपयोग के वर्गीकरण जो राजस्व विभाग का है वो आपको एक चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में आपने देखा अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया, जैसे वनों के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, व्यर्थ भूमि। ये भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। भारत में किस प्रकार से जमीन को राजस्व विभाग ने वर्गीकृत किया उसके बारे में बात है। स्थायी चारागाह के क्षेत्र जो हैं। नेक्स्ट है वर्तमान प्रतिभूमि, विविध तरु फसलों एवं वनों का क्षेत्र, पुरातन प्रतिभूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, निबल बोया गया क्षेत्र। ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण जो चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है, ये वर्गीकृत करने के लिए राजस्व विभाग अधिकृत है। उसके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है राजस्व विभाग का वर्गीकरण है।
वनों के अधीन क्षेत्र। वर्गीकृत वन क्षेत्र और वनों के अंतर्गत वास्तविक वन क्षेत्र दोनों पृथक होते हैं। एक है जहाँ जंगल हैं और एक है जहाँ पे वास्तव में जंगल तो नहीं है, लेकिन सरकार ने ज़मीन को वर्गीकृत किया है वन क्षेत्र के रूप में। तो ये सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहाँ वन विकसित हो सकते हैं। एक वन क्षेत्र हो गया, एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहाँ जंगल विकसित सरकार या किया जा सकता है जंगल को। अगला वर्गीकरण है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य माने कृषि के अतिरिक्त कार्य जो हैं, खेती के अलावा जो कार्य किए जाते हैं उसके अंतर्गत ये भूमि सम्मिलित है। इस संवर्ग में कौन सी भूमि आती है? बस्तियाँ, जैसे कहीं गांव हैं, कहीं शहर हैं, कहीं अवसंरचना, सड़कें बनी हैं, नहरें बनी हैं, इस प्रकार की चीज़ें, मकान हैं, दुकान हैं, उस प्रकार का जो उपयोग होता है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। अगला वर्गीकरण है बंजर और व्यर्थ भूमि। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये व्यर्थ भूमि है, बंजर भूमि है। ये भूमि कौन सी है? बंजर और व्यर्थ भूमि जो भूमि प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। कौन सी जमीन है? कौन सी ज़मीन है? वो ज़मीन है जो इसको हम आजकल जो तकनीक उपलब्ध है उसके द्वारा हम कृषि के लायक नहीं बना सकते। इसको बंजर और व्यर्थ भूमि में शामिल करते हैं। जैसे पहाड़ी भूमि है, कहीं कोई पहाड़ है, कहीं कोई मरुस्थल है, इस प्रकार के जो बंजर हैं उसको बंजर और व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। अगली जो भूमि है, जो अगला वर्गीकरण है, वह स्थायी चारागाह क्षेत्र। स्थायी चारागाह क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? इस प्रकार की भूमि में ग्राम पंचायत अथवा सरकार का स्वामित्व होता है। कौन सी जमीन है? स्थायी चारागाह क्षेत्र। जो गांव की जो ज़मीन होती है, जो किसी की नहीं होती बल्कि सामूहिक होती है, इस प्रकार की ज़मीन, सामुदायिक भूमि जो है उसको स्थायी चारागाह क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि, ये इस प्रकार की भूमि जो है साझा संपत्ति संसाधन है। साझा संपत्ति संसाधन माने जिसको सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से लोग सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चित्र में देख भी रहे हैं। अगला वर्गीकरण विविध तरु फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत भूमि। इस संवर्ग के अंतर्गत कौन सी जमीन शामिल है? इसके अंदर शामिल वो भूमि है जो उपवनों के अधीन है अथवा फलदार वृक्ष जहाँ पे है। अगर कोई बगीचा है तो इस प्रकार की भूमि उसके अंतर्गत रखी जाती है। अगला वर्गीकरण है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि यह वो भूमि है जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक पड़ती रही है, बेकार पड़ी रही है ऐसे ही। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको सुधार करके, जो आजकल हमारे पास तकनीक उपलब्ध है उसके द्वारा सुधार करके हम इसे कृषि योग्य बना सकते हैं। यह भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आती है। वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि कौन सी भूमि है? वह भूमि जो 1 वर्ष या उससे कम समय तक पड़ती रहती है। गांव में आपने देखा होगा, खेती वेती करने के बाद कुछ समय के लिए जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए जमीन को बिना कृषि के ही रख देते हैं, तो ये भूमि इसी के अंतर्गत आती है। ये वर्तमान प्रतिभूमि है। पुरातन प्रतिभूमि के अंतर्गत यह भी कृषि योग्य भूमि है। वह भूमि जो 1 वर्ष या अधिक या 5 वर्षों तक से कम समय तक पड़ती रहती है। 5 साल से कम समय तक अगर वो खाली पड़ी रहती है तो वह भूमि वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। निबल बोया गया क्षेत्र। आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो चित्र लगा हुआ है ये निबल बोया गया क्षेत्र है। आप इसमें देख रहे हैं फसलें उगाई जा रही हैं। तो निबल बोया गया क्षेत्र के अंतर कौन सी भूमि शामिल है? वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। साझा संपत्ति संसाधन। भूमि के स्वामित्व के आधार पर जो साझा संपत्ति संसाधन है, इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है निजी संपत्ति, दूसरी है साझा संपत्ति। निजी संपत्ति वह संपत्ति होती है जिस जमीन के रूप में अगर हम देखें, निजी संपत्ति वह संपत्ति है, जमीन का वह भाग या भूमि वह जिस पर किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित स्वामित्व होता है। सम्मिलित माने सामूहिक रूप से किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो सकता है, कोई एक व्यक्ति उसका मालिक हो सकता है, या किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो सकती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के
समूह का स्वामित्व हो सकता है, सम्मिलित रूप से उसका स्वामित्व हो सकता है। साझा संपत्ति संसाधन कहते किसे हैं? इस वर्ग की भूमियां जो साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत है, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया, पहले आपको बताया कि जो सामुदायिक संसाधन होते हैं, जैसे चारागाह था, ये इसी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु स्वामित्व राज्यों के स्वामित्व में आती हैं। साझा संपत्ति संसाधन से पशुओं के लिए चारा मिलता है। जो आपके आसपास जंगल हैं, जो ग्राम पंचायत की भूमियां हैं, उनसे कभी कभी चारा मिल जाता है लोगों को। घरेलू उपयोग हेतु लकड़ियाँ मिल जाती हैं, ईंधन हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, या कुछ वन्य उत्पाद जैसे कोई फल मिल गया, कोई गिरी मिल गई, या रेशे आदि प्राप्त होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए यह भूमि बहुत अधिक महत्व की है, क्योंकि इसके द्वारा जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उन्हें अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए वह इसी प्रकार के संसाधनों पर निर्भर हैं। क्योंकि उनको उनके पास चूँकि भूमि नहीं है तो वो और कार्य नहीं कर सकते। अगर वो पशुपालन भी करते हैं तो इसी प्रकार की भूमियों से अपने पशुओं के लिए चारा लाके, अगर उनके पास ईंधन के लिए वो व्यवस्था नहीं है तो ईंधन के लिए लकड़ी इन्हीं संसाधनों से प्राप्त कर सकते हैं, जो साझा संपत्ति संसाधन है। हो सकता है कि कुछ वन्य उत्पाद वो जंगल से कलेक्ट करें, इकट्ठा करें और उनको बेच के अपनी आजीविका प्राप्त करें। तो ये जो इस प्रकार के संसाधन हैं, ये कमज़ोर वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से जो दबे हुए लोग हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए साझा संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। समुदाय के काम आता है तो सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। आपने अगर पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अवश्य इन प्रश्नों पर विचार करें, इन प्रश्नों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस वीडियो में विस्तार से इन प्रश्नों के बारे में बताया गया है, तो आप ध्यान से इसको देखें और इसको सुनें तथा मनन करें, ताकि आपके जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं आप उनको उत्तर भली प्रकार दे सकें। पहला प्रश्न है, भू उपयोग से संबंधित अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? इसके बारे में मैं बताऊं तो वीडियो शुरू किया था शुरुआत में ही, तो बताया था कि भू उपयोग से संबंधित अभिलेख रखने का काम भू राजस्व विभाग का है। दूसरा है प्रश्न, निबल बोए गए क्षेत्र से क्या समझते हो? निबल बोए गए क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र जिस पे कृषि की जा रही है, बोया और जिसको एक वर्ष में कृषि की जा रही है या काटी जा रही है, बोई जा रही है, तो वो जमीन जो आती है, वो जो क्षेत्र है कृषि का, वो निबल बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साझा संपत्ति संसाधन क्या है? वो संसाधन जो सामुदायिक उपयोग के लिए है, जो कमजोर वर्ग के हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका स्वामित्व ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के अधीन होता है, या सरकार का जिसमें स्वामित्व होता है। इस प्रकार के संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, बंजर अथवा व्यर्थ भूमि से क्या समझते हो? अगर इसका उत्तर आपको आता है, अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दें। आशा है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको शेयर और लाइक अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।